तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रोशन सिंह सोढी आखिर 25 दिन बाद अपने घर लौट गए। 22 अप्रैल को 8:30 बजे अपने घर पालम दिल्ली से निकलकर वो मुंबई की फ्लाइट पकड़ने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही अचानक गायब हो गए और लगभग उनका फोन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बंद हो गया था। आखिर 25 दिन रोशन सिंह सोढी कहाँ थे? क्या रोशन सिंह सोढी किडनैप हो गए थे? क्या बॉलीवुड में फिर से अंडरवर्ल्ड का राज आ गया है, या फिर रोशन सिंह सोढी ने अपने आप को दुनिया से छुपा लिया था और किसी अज्ञातवास में चले गए थे? तो हेलो दोस्तों, मैं तौशिफ आपके लिए लेकर आया हूँ क्राइम नामक एपिसोड 3 पर रोशन सिंह सोढी उर्फ गुरुचरण सिंह की कहानी, जिसमें वो 25 दिन तक लापता होते हैं। उसके बाद उनके परिवार वाले उनको बहुत खोजते हैं और 25 दिन बाद वो वापस लौट आते हैं और आकर बताते हैं अपने गायब होने की कहानी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 26 अप्रैल को दिल्ली के एक थाने पर एक बुजुर्ग सिख जाकर कंप्लेंट लिखवाते हैं कि मेरा बेटा पिछले 4 दिनों से गायब है। 22 अप्रैल की रात से मेरा बेटा गायब है। 22 अप्रैल की रात से हमने उसे खूब ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पुलिस महकमे के लिए गायब होने की खबर कुछ नई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बुजुर्ग अपने बेटे की फोटो दिखाते हैं, पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला था। ये एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ मामला था। असल में ये पिता जो थे, ये गुरुचरण सिंह उर्फ रोशन सिंह सोढी के पिता थे, जो आकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। उनके मुताबिक 21 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। रोशन सिंह सोढी और गुरुचरण सिंह 21 अप्रैल को उनके पास दिल्ली एयरपोर्ट के पास पालम एरिया में ये बुजुर्ग रहते हैं। दंपत्ति का एक बेटा है गुरुचरण सिंह उर्फ रोशन सिंह सोढी, जैसे आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा में देखते हैं। घर घर में मशहूर ये जो कलाकार हैं, इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जब इनके पिता लिखवाते हैं, पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। दरअसल 22 अप्रैल को रोशन सिंह सोढी उर्फ गुरुचरण सिंह के पिता का बर्थडे था। उनका बर्थडे होने के कारण और माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वो 21 अप्रैल की शाम को अपने घर आए हुए थे। इनका घर था दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक पालम में। ये घर आते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, लेकिन ये कुछ उदास रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं और कुछ सोच में डूबे हुए रहते हैं। जब इनके पिता इनको इस तरह देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि बेटा आखिर हुआ क्या है, मुझे भी बताओ। इसके बाद वो कहते हैं कि पापा मैं आपको बताऊंगा, लौटने के बाद सब कुछ बताऊंगा। तो पिता को भी फिक्र होती है। 22 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ खुशियां बांटते हैं। माता पिता के साथ खुशियां बांटने के बाद वो 22 अप्रैल को ही 8:30 बजे उनकी फ्लाइट थी, वो निकलने वाले थे। पालम एयरपोर्ट से इनका घर बहुत नजदीक था, तो लगभग ये 8:30 बजे इनकी फ्लाइट थी, तो ये 7:30 पौने 8 के आसपास निकलते हैं। 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ये घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन के बाद ना वो मुंबई पहुंच पाते हैं, ना वापस अपने घर आते हैं। अब होता ये है, इनका मोबाइल लगभग 22 अप्रैल की रात को 9:22 तक एक्टिव दिखाता है, यानी कि 9:22 तक इनका मोबाइल चालू रहता है। जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन डिटेक्ट की गई थी, जिसके बाद मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल की जो लोकेशन थी वो आखिरी बार डिटेक्ट की गई थी एयरपोर्ट से ही नजदीक में, साउथ वेस्ट दिल्ली में, जो डाबरी इलाका है उसके आसपास। इनकी 8:30 बजे की फ्लाइट थी, जो कि 10:30 बजे के आसपास घर पहुंचने वाले थे ये मुंबई। और सबसे खास बात ये थी कि ये अपने माता पिता पाबंदी से फोन करते थे जब भी जाते थे। तो ये उस दिन भी जाते तो फोन करते, लेकिन जब इनका फोन 10:30 बजे तक नहीं आया, 11 बजे तक नहीं आया, 11:30 बजे तक नहीं आया, 12 बजे तक नहीं आया, और एयरपोर्ट से रिसीव करने वाला उनका एक दोस्त था, उनको उनके पिता कॉल करते हैं कि रोशन सिंह सोढी का और गुरुचरण सिंह का कॉल क्यों नहीं आया और फोन क्यों बंद बता रहा है। तो वो बोलते हैं कि वो तो यहाँ पहुंचे नहीं, मैं भी आपको कॉल करने वाला था कि आखिर गुरुचरण सिंह पहुंचे क्यों नहीं। इसके बाद उनके फोन में और भी ट्राई की जाते हैं, संभावित जगहों में पूछा जाता है। फिर डाबरी के ही पुलिस स्टेशन में उनकी FIR दर्ज की जाती है उनके पिता द्वारा। जब पुलिस के पास उनके पिता जाते हैं, पुलिस एक गायब होने का अज्ञात मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन जैसे ही पुलिस उनसे तस्वीर मांगती है, तस्वीर जब वो दिखाते हैं तो पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रोशन सिंह सोढी उर्फ गुरुचरण सिंह कोई छोटा मामला नहीं था, ये एक फेमस टीवी कलाकार थे। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आती है, CCTV फुटेज चेक की जाती है। मोबाइल की आखिरी लोकेशन के आधार पर वो पालम में अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर एक ई-रिक्शा से उतरते हुए दिखते हैं CCTV फुटेज में। ये CCTV फुटेज उनके मोबाइल की लोकेशन के आधार पर चेक की जाती है, और ये आखिरी CCTV फुटेज थी जिसमें वो कहीं से उतरते हुए जाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद उनकी कोई CCTV फुटेज भी सामने नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने फ्लाइट पैसेंजर लिस्ट चेक की, जो लोग फ्लाइट में चलते हैं उनकी पैसेंजर लिस्ट तैयार होती है, उस पैसेंजर लिस्ट में भी उनका कहीं नाम नहीं था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि वो दिल्ली के डाबरी इलाके में जहां उनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था आखिरी बार, ना तो वो उनके घर से लेकर एयरपोर्ट तक का रूट था, ना ही उनका वहां कोई काम था। तो आखिर ये डाबरी पहुंचे कैसे?
कैसे, किस कारण से इनका मोबाइल लोकेशन डाबरी डिटेक्ट हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने उनके बैंक खातों की जांच करना शुरू करी तो उनके बैंक खाते से ये पता चला है कि उस रात उन्होंने किसी बैंक अकाउंट से 14,000 रुपए निकाला। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इनके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स थे, क्योंकि इनके 20 से 22 अलग अलग बैंक अकाउंट्स पुलिस ने जांच में पाए। जांच फिर आगे बढ़ी। पुलिस ने देखा कि ये एक फेमस टीवी पर्सनालिटी है, तो हो सकता है इनके सोशल मीडिया अकाउंट में इन्होंने कुछ डाला हो, अपने बारे में कोई जानकारी दी हो आखिरी बार, या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे रिलेटेड कि ये कहाँ गए हुए हैं या इनके साथ कोई घटना घटी है। पुलिस ने जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करे तो पुलिस को फिर से एक बार हैरानी हुई, क्योंकि इनके लगभग 27 अलग अलग ईमेल अकाउंट्स पाए गए। 27 डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स। जब पुलिस ने देखा कि इतने सारे बैंक अकाउंट, इतने सारे ईमेल अकाउंट्स, और खास बात यह थी कि इनके बैंक अकाउंट्स में पैसा भी बहुत कम था। एक फेमस टीवी पर्सनालिटी के पास अगर अकाउंट में पैसा कम रहे, बहुत सारे अकाउंट हो, बहुत सारे ईमेल आईडीज हो, तो पुलिस इस बारे में जानने के लिए जब गुरुचरण सिंह के पिताजी से बात की जाती तो उनके पिताजी बताते हैं कि मेरा बेटा कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे ऐसा लगता था कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में कोई जबरदस्ती घुस रहा है। उसे लगता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। उसे ये भी लगता था कि मेरे बैंक अकाउंट्स में भी कोई नजर रख रहा है, कोई उसमें भी सेंधमारी कर रहा है, कोई उसका भी पीछा कर रहा है, इसलिए वो अकाउंट्स में अपने पैसे कम रखता। अब इन सभी बातों ने पुलिस को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। इसके बाद एक कहानी और सामने आती है कि जो गुरुचरण सिंह है उर्फ रोशन सिंह सोढ़ी, इनकी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो प्रोड्यूसर हैं रसित मोदी से कुछ दिन पहले अनबन हुई थी पैसों के लिए। फिर पुलिस गोकुलधाम शूटिंग लोकेशन जाकर वहां के को एक्टर्स से पूछताछ करती है। पूछताछ में उनको एक नाम सामने आता है, रोशन सिंह सोढ़ी और गुरुचरण सिंह के दोस्त का नाम था सोनी। पुलिस सोनी से पूछताछ करती है। सोनी से पूछताछ करने पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि गुरुचरण सिंह को कुछ हेल्थ इश्यू था जिसके कारण वो परेशान थे। कुछ दिन पहले उनका बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया था, डॉक्टर ने उनको डायबिटीज भी बताया था, और उनका कुछ दिनों से कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा सा रह रहा था, जिसके कारण वो बहुत परेशान थे। और हो सकता है कि इसके कारण उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिया हो या डिप्रेशन में चले गए हो। आगे ये बात भी पता चली कि 12 मई को ये 51 वर्ष के होने वाले थे। उन्होंने ये भी बताया था कि वो अब शादी करने वाले हैं। दोस्त और परिवार को जब ये पता चला कि वो शादी करने के लिए कह रहे हैं तो वो भी बहुत खुश हुए। जब पुलिस को ये पता चला कि रोशन सिंह सोढ़ी और गुरुचरण सिंह को हेल्थ इशू है, या फिर कोई उनका पीछा कर रहा है, या फिर उनके ऊपर जो कर्ज है वो उससे परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं, या फिर वो कहीं चले गए हैं, तो पुलिस इस केस की और जांच करती है। आगे की जांच में ये पता चला है कि रोशन सिंह सोढ़ी बहुत दिलेर इंसान थे। इनको कर्ज वगैरह जैसी परेशानी, इनको हेल्थ इश्यू, इनको पारिवारिक इश्यू से कभी भी इतना कष्ट नहीं पहुंचेगा कि वो आत्महत्या करेंगे। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे। उसका ये एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक दिन गुरुद्वारे में कसम खाई थी कि मैं आत्महत्या कभी नहीं करूंगा। उसके पीछे कारण है, जब 2004 या 2005 की बात है, इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था। कर्ज लेने वालों का बार बार फोन आता था। इनके पास एक प्लॉट था दिल्ली में जिसको ये बेचकर कर्ज उतारने की सोच रहे थे, लेकिन इनको कोई ऐसा कस्टमर नहीं मिल रहा था जो उनको उतना पैसा दे सके कि वो अपना प्लॉट बेच के कर्ज उतार। लेकिन अचानक उनको एक दिन एक कस्टमर मिलता है। बहुत परेशानी के बाद उनको वो कस्टमर मिलता है। वो जब भी परमात्मा से दुआ मांगते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो कहते थे कि या तो परमात्मा तू मुझे उठा ले, या तो मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिला दे, क्योंकि मैं आत्महत्या तो कभी नहीं करूंगा। वो हर रोज रोते थे और कर्जदार उनको बहुत फोन कर करके तंग भी करते थे। इसी बीच उनको एक कस्टमर मिल जाता है जिसको अपना प्लॉट देकर वो सारा का सारा कर्जा उतार देते हैं। तो जब प्लॉट बिकता है तो ये खुद फोन करके लोगों को बुलाते हैं कि मैं आपका कर्ज देने वाला हूँ, और सभी को वो दिल्ली के गुरुद्वारे में बुलाते हैं। वो सारे लोग गुरुद्वारे पहुंचते हैं। उनको लगता है कि ये फिर कोई बहाना बताएगा, ये फिर अपने प्लॉट की बात निकालेगा, क्योंकि वो कुछ लोगों से ये भी बोल चुके थे कि आप लोग मेरा प्लॉट बिकवा दो और पैसे रख लो। तो सबको लगा कि ये फिर से कोई बहाना बनाएगा, तो लोग आ गए। तो इन्होंने अपना चेक निकाला, और चेक निकालकर गुरुद्वारे में परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर सभी को इन्होंने अपना चेक साइन करके दिया। जब ये चेक दे रहे थे तो ये रो रहे थे, और जो लोग चेक ले रहे थे तो वो भी रो रहे थे कि आखिर इस बंदे ने इतनी परेशानी के बाद भी पैसे लौटाया। तो पुलिस जब ये कहानी को सुनती है तो पुलिस के पास 2 थियरी निकल के आती है। थियरी नंबर 1 कि गुरुचरण सिंह किडनैप नहीं हुए हैं, जबकि खुद ही कहीं चले गए हैं दुनिया वालों से दूर, और वजह यह है कि वो अपने हेल्थ इश्यू से परेशान थे और उनके ऊपर कर्ज भी था, और उनका रसित मोदी से झगड़ा भी चल रहा था, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर है। थियरी नंबर 2, इनका किडनैप हुआ है, लेकिन ये थियरी को पुलिस
पुलिस बहुत कम मानती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर इनका किडनैप हुआ होता तो या तो फिरौती का कॉल आता या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से किडनैप हुए हैं वो वजह निकलकर सामने आती। इसके कारण पुलिस पहली थियरी के लिए बहुत आश्वस्त थी और उस पर काम करती है। पुलिस को कुछ लोगों पे शक भी था। एक असित मोदी, जिनसे हाल ही में उनसे झगड़ा हुआ था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर। दूसरा शक जाता है उस फीमेल पे जिससे वो शादी करने के लिए कह रहे थे। कई बार आपसी विवाद में ऐसा हो जाता है। तीसरा जाता है वही व्यक्ति जो उनका पीछा करता है कि शायद उसने उनको मार दिया है या किडनैप कर लिया या कोई अप्रिय घटना कर चुका है। चौथा शक जाता है कर्ज मांगने वालों पर। इनके ऊपर कर्ज था, ये अक्सर लोगों से कर्ज लेते थे, उधार पैसे लेते थे, तो इनके ऊपर कर्ज था, शायद इस वजह से भी वो कर्जदार लोगों ने उनको उठा लिया। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस के सामने बहुत सारे तथ्य निकल कर आ रहे थे। इनके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स, बहुत सारी ईमेल आईडी, एक इंसान जो इनका हर वक्त पीछा कर रहा है, असित मोदी से झगड़ा, हेल्थ इशू। पुलिस इन सब में उलझी हुई थी कि तभी अचानक 26 दिन बाद 17 मई को गुरुचरण सिंह लौट आए। लौटकर आने के बाद वो सबसे पहले अपने पिता के घर गए, माता पिता से मिले। इनके लौटने के साथ ही इनके परिवार में, इनकी माता पिता के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इनके दोस्तों में और खास तौर पर गोकुल धाम में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, बाद में पता चलता है कि ये बहुत दिनों से लगातार काम करके डिप्रेशन में जा रहे थे। इसके कारण ये दिल्ली से निकलते हैं और कुछ दिनों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हुए कुछ दिन अमृतसर के गुरुद्वारे में सेवा करते हैं और कुछ दिन लुधियाना के गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। इस बीच वो विभिन्न धार्मिक स्थलों में जाते हैं, वहां जाकर भी वो सेवा करते हैं। अपने लौटने के बाद उन्होंने ये कहानी सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी छानबीन बंद कर दी और परिवार में, दोस्तों में, खासतौर पे गोकुल धाम में खुशियां वापस लौट आई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एपिसोड 3 की क्राइम नामा की ये कहानी पसंद आई होगी। आई होप अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों परिवारों के साथ। मैं तौशिब आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।